हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरएम का। ये पहला क्लास है अपना, ठीक है। तो इसमें आज हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसको अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस बात पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और इसको सिर्फ हम आंसर नहीं देखेंगे, इसको हम पूरी अच्छे तरह से समझेंगे भी, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए लिख कर लाया हूँ सब कुछ, तो आपको देख कर भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको समझ करके देखिए, आपको 5 मिनट में पता लग जाए कि ये कैसा है वीडियो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग ए गेमिंग एम्बियंस। यहाँ पे एम्बियंस का मतलब है, एम्बियंस का मीनिंग होता है इसका कि एक माहौल तैयार करना। क्या? माहौल तैयार करना या फिर वातावरण बनाना, ठीक है। समझ गए ना। जैसे कि कहीं पे देखते हैं ना, किसी चीज़ का माहौल बना रहता है या वातावरण बना रहता है, तो वही बात है यहाँ एम्बियंस का। टू इंक्रीज द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड देयर बाई सेल इज नोन बाई व्हाट नेम इट इज ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक टुडे। मतलब अभी के लिए क्या है कि ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक में यही चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? गेमिंगफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि माहौल बनाया जा रहा है या वातावरण बना करके वहाँ पे कस्टमर को, मतलब अपनी कंपनी जो है कस्टमर को वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है अपने कंपनी के साथ, तो ये क्या, यही गेमिफिकेशन कहलाता है। और इसके बारे में हम पूरा डिटेल आपको बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि सीआरएम के बारे में तो आप बहुत सुने होइएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं अभी आजकल सीआरएम आप लोग। तो देखिए सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अब ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सीआरएम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो किसके बीच में कस्टमर का रिलेशन मैनेजमेंट करता है? तो कंपनी के और कस्टमर के बीच में क्या करता है? रिलेशन को मैनेज रखता है। किस किस कस्टमर के? तो एक पहले से जो एग्जिस्ट कस्टमर करता है कंपनी के, उसके साथ। और दूसरी बात क्या है? तो जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो कंपनी को ऐसा लगता है कि ये भविष्य में हमारा कस्टमर बन सकता है, हमारा सामान खरीद सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल कस्टमर बनते हैं, मतलब बोलते हैं। तो इस दोनों को भी ये क्या करते हैं? ध्यान में रखता है सीआरएम, और कंपनी को ये सारा डाटा देते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम गेमिफिकेशन के बारे में सबसे पहले अच्छे से बात कर लेते हैं। देखिए गेमिफिकेशन के बारे में हम जो बताएंगे आपको, इसको आपको ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम आपको पीछे क्या बताएं कि गेमिफिकेशन का मतलब होता है कि कस्टमर को, जैसे कि मान लीजिए कि एक कस्टमर है यहाँ पे, ठीक है। ये कस्टमर है, इसका नाम है बेचारा का भोलू। हम भोलू ऐसे ही इसका नाम रख दीजिए, ठीक है, भोलू। अब ये क्या किया? एक मॉल में गया। पहले आप 1 मिनट समझ लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाए। एक मॉल में गया। अब जिस मॉल में जिस ब्रांड का सामान खरीदने के लिए भोलू गया, तो जिस शॉप पे गया, तो शॉप वाले के पास गया, सामान देखा और ये लिया नहीं। तो शॉप वाले क्या किए कि भोलू को क्या बोले कि सर हम आपको ऑफर दे रहे हैं। क्या दिए? ऑफर दिए। तभी भी ये भोलू नहीं माने। तब ये मतलब दुकानदार क्या बोले कि सर आप मेरे यहाँ कार्ड बनवा लीजिए, हम आपको और छूट दे देंगे 10% का। तो ये क्या दिए? कार्ड का ऑफर दिए। तभी भी ये बोले कि नहीं, कुछ और मिलना चाहिए, उसके बाद लेंगे। तो देखिए अभी ये क्या कर रहे हैं? इसके साथ जाल बिछा रहे हैं, मतलब इनको फंसा रहे हैं। तो ऑफर दे दिए, कार्ड दे दिए, उसके बाद फिर बोले कि सर आप ऐसा कीजिए, अभी जो कार्ड बनवाइएगा ना, तो इस कार्ड में हम तो 10% का आपको ऑफ भी दे देंगे और 50 कॉइन भी दे देंगे, 50 कॉइन भी दे देंगे। इस कॉइन से जब आप अगली बार शॉपिंग करने के लिए आइएगा ना, तो आपको और भी ज़्यादा छूट मिल जाएगा। ये कॉइन होगा आपके बाद में पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या कर रहा है? इसको ऑफर दिया जा रहा है, तरह तरह का, मतलब पुरस्कार दिया जा रहा है, छोटा छोटा रिवार्ड दिया जा रहा है। तो ये सब क्या किया जा रहा है? ये दुकानदार के द्वारा ये भोलू के साथ क्या किया जा रहा है? एक गेमिंग ही माहौल तो बनाया जा रहा है कि ये चीज़ें, ताकि ये सामान को खरीद ले, ये कहीं और न खरीदने जाए, हमारे कंपनी के साथ ही सामान खरीद ले। समझ गए? तो चलिए अब हम पढ़ के सुनाते इसमें क्या लिखा है। देखिए ये गेमिफिकेशन में क्या होता है कि कस्टमर की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक गेमिंग माहौल को तैयार किया जाता है। मतलब वहाँ पे जो होता है उसके द्वारा, सर्विस के द्वारा, जो कंपनी है उसके सर्विस के द्वारा कस्टमर की भागीदारी को बढ़ाने के लिए गेमिंग माहौल तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि सामान बेचा जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ गेमिफिकेशन कहलाता है। मतलब सपोज कीजिए कि ये माहौल बनाया, कस्टमर को मन था नहीं लेने का, लेकिन वो माहौल बना करके जो सामान बेचा गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट गेमिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसमें न्यू कस्टमर को क्या किया जाता है कि छोटे छोटे पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार देकर के हम क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं उनको, कि अपने कंपनी की तरफ क्या करते हैं? उसको आकर्षित करते हैं। यही होता है गेमिफिकेशन के अंदर।
देखिए और क्या होता है कि उनको एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो कई सारे जैसे कि कंपनी है तो उनको क्या वहाँ पे वो क्वाइन दे देते हैं। जैसे कि आप देखिए हुए अभी फ्लिपकार्ट पे क्या मिलता है, क्वाइन मिलता है। वो मतलब एकदम बिल्कुल पीला कलर का क्वाइन आपको दिखाया जाए कि अगर आप इतना का शॉपिंग कीजिएगा तो आपको इतना क्वाइन मिलेगा, और वो क्वाइन बाद में दोबारा शॉपिंग अगर आप करते हैं तो वो क्वाइन फिर आपको मतलब पैसे में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जैक्ट जितना क्वाइन है उतना पैसे में नहीं, वहाँ पे फिर उनका मतलब एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से आपको कई बार पॉइंट दे दिया जाता है कि आपका ये पॉइंट हो गया, आप मतलब अच्छे कस्टमर में काउंट आ गया। देखिए आप गेम खेले हुईएगा ना जैसे मोबाइल में, तो आप देखिए क्या कि वहाँ पे लेवल मिलता है, कहता है अगर ये लेवल आप क्रॉस कर लेते तो उसके बाद ये लेवल मिलेगा, ये लेवल मिलेगा। लेकिन बहुत तरह के अभी गेम आ गया है कि क्या होता है वहाँ पे कि पहले आप 1-2 लेवल क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, फ्री में मिलता है आपको। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं ना तो आपको लगता है ना वहाँ पे आपको प्रलोभन दिया जाता है 5 रुपये 10 रुपया क्या कि अगर आप इतना का और इंस्ट्रूमेंट आप खरीद लेते हैं तो और आप अच्छे से खेल पाइएगा। तो अभी तो बहुत सारे ऐसे गेम आ गए जहाँ पे काफ़ी लोग पैसे लगा करके भी खेलते हैं, समझ गए। आपको क्या करेंगे, कंपनी कार्ड दे देंगे, कार्ड बना देंगे, ताकि उससे क्या होएगा आप उसका परमानेंट कस्टमर बन जाइएगा। बहुत बार आपको कूपन मिलेगा, जैसे कि पे फोन चला रहे होइएगा या गूगल पे, तो वहाँ पे आपको कूपन मिलता है, तो बोलता है उसमें रिवार्ड आता है, उसको घसने के लिए बोला जाए। जब आप उसको स्क्रैच करते हैं तो कई बार कुछ मिलता है, कई बार क्या लिख देता है कि थैंक्स फॉर नेक्स्ट टाइम। मतलब इसका मतलब क्या, वो भी एक गेमिफिकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि उसके द्वारा आपको क्या किया जाता है कि प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ ही आइए। रिवार्ड दिया जाता है, कूपन दे दिया जाता है। कई बार एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको बोला जाता है, जैसे कि बहुत सारा ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप शेयर बाजार का वेबसाइट है, वहाँ पे आपको क्या बोले कि आप एप्लीकेशन डाउन कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ आपको 1000 रुपया वहाँ पे मिल जाएगा। अब आप 1000 रुपया ये मिला ना, उसी को आप इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में। और जब आप ये इन्वेस्ट किए ना तो आपको पता चला कि अच्छा हम 500 अगर और अपने पास से करते हैं तो क्या होगा, हमारा और पैसा बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो आपको फ्री में दिया, मतलब उसके बाद आप अपना पैसा लगाना शुरू किए। तो ये सब क्या है, गेमिफिकेशन ही है। तो इस सभी माध्यम से कंपनी आपको क्या बनाना चाह रहा है, वो अपना कस्टमर बनाना चाह रहा है कि आप उनके साथ लॉन्ग टाइम तक बने रहिए। तो आप समझ गए ना गेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है अच्छे से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको टाइम देना पड़ेगा सर, अगर टाइम आप नहीं दीजिएगा तो हम भी क्या समझा पाएंगे। हम इतने मेहनत से सभी एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके लिख करके आपके लिए लेकर के आए हैं, हिंदी इंग्लिश सब मीडियम में लिखने का प्रोसेस किए हैं। तो अगर आप टाइम नहीं दीजिएगा, 1 मिनट 2 मिनट खोलिएगा वीडियो बंद कर दिए, तो हम क्या समझा पाएंगे आपको, आप खुद ही सोचिए, है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन CRM डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोथ फैक्टर एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस आर टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। तो मतलब किस टाइप के टेक्निक है, तो ये देखिए फैक्टर एनालिसिस होता है ये और क्लस्टर एनालिसिस होता है ये दोनों क्या है। तो मतलब इसमें CRM में डाटा रिडक्शन टेक्निक का काम करता है। मतलब सपोज कीजिए किसी कंपनी के पास बहुत सारा डाटा है या बहुत सारा सामान है, तो उसको हम क्या करेंगे, इकट्ठे रखेंगे तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि किस कस्टमर को क्या चाहिए, नहीं ना पता चलेगा। मान लीजिए कि मतलब एक तरह मेल के लिए सारा सामान रखा हुआ है, एक तरफ फीमेल के लिए सारा सामान। अब हम इसमें सब सामान एक ही जगह रख देंगे, जैसे टी शर्ट जीन्स जितना भी इनके यूज का सामान है वो सबको एक ही जगह रख देंगे। तो क्या कस्टमर आएगा उनको जीन्स लेना होगा तो क्या इस सब में से खोजते फिरेंगे थोड़ी ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेट करना पड़ेगा ना, मतलब डाटा को रिडक्शन करना पड़ेगा, ये बल्क में जो पड़ा हुआ उसको। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा रिडक्शन टेक्निक बोलते हैं। हम आपको अच्छे से समझाते हैं नीचे। चलिए देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहली बात, आप एक मॉल के अंदर एंट्री मारे। मॉल के हम एग्जांपल इसलिए लेता कि आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि मॉल में सब लोग घूमते फिरते रहते हैं। उसके बाद हम क्या गए कि क्लोथ के शॉप पे गए। मॉल के अंदर हम कहाँ गए, क्लोथ के शॉप पे गए। हम थोड़ा इधर कर लेते ताकि अच्छा से लिख पाएँ। देखिए हम सबसे पहले क्या किए कि मॉल में गए, और मॉल में जाने के बाद हम कहाँ गए थे, क्लोथ की दुकान पे चले गए। ठीक है, अब क्लोथ की दुकान पे गए तो वहाँ पे 2 मतलब टाइप में मतलब डिवाइड किया गया था। एक तो मेल के लिए किया गया था और एक इसके लिए फीमेल के लिए किया गया था। तो हमें वहाँ पे क्या बताया कि आप मेल के लिए लेना है या फीमेल के लिए, तो हम बोले कि मेल के लिए हमें लेना है। तो हमें बोला कि आप इस साइड जाइए, मतलब लेफ्ट में जाइए, मेल के लिए लेना है तो, और राइट में है किसके लिए, तो फीमेल के लिए लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखें कि पहले तो हम दुकान में एंट्री किए क्लोथ की दुकान में, लेकिन हमें यहाँ जाते ही 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया कि अब हमें पता चल गया कि हमें हमारे लिए जो सामान है वो इस साइड ही है, लेफ्ट में ही है, तो हमें राइट में जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो एक मोटे तौर पे जो विभाजन किया, तो इस विभाजन को जो मोटे तौर पर, इसको हम क्या बोलते हैं, तो क्लस्टर, मतलब क्लस्टर बोलते हैं। मोटे तौर पे जो विभाजन होता है इसको हम क्लस्टर एनालिसिस बोलते हैं। समझ गए चीज़ों को। अब इसके अंदर में जब आप गए तो आपको क्या मिल जाएगा, टी शर्ट मिल जाएगा, शर्ट मिल जाएगा, जीन्स मिल जाएगा, जैकेट मिल जाएगा, जितना भी कपड़ा होता है सब मिल जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर तक सब कुछ
कुछ कपड़ा आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, अब हम कहाँ चले गए, डीप में चले गए। हमें आप जीन्स लेना है तो सिर्फ हम कहाँ जाएंगे, जीन्स के काउंटर पर जाएंगे, अंदर में हमें जीन्स मिल जाएगा। जैकेट में लेना है तो जैकेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम जो डीप में जो चले गए ना, तो यही डीप एनालिसिस, जो इंडिविजुअल शर्ट का जीन्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये फैक्टर एनालिसिस कहलाता है, समझ गया। डीप एनालिसिस दैट इज हम इंडिविजुअल लेवल पे जा करके चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये एनालिसिस कैसा एनालिसिस है, तो ये फैक्टर एनालिसिस। चलिए हम आगे थोड़ा दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे कि यहाँ पे, अब तो वहाँ पे आप देख लिए थे कि जैसे कि कपड़ा हो गया, कपड़ा में भी कई लोग के पसंद होता है कि हम रेड लेंगे, कई को मन होता है हम ब्लैक लेंगे, तो वो सब नंबर ऑफ वैरायटी के ऊपर भी आप नंबर ऑफ कलर जो जाएगा ना, तो ये सब कहाँ जाएगा, सब एनालिसिस में जाएगा, फैक्टर एनालिसिस के अंदर ये सब के सब चीज़ जाएगा। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन CRM डाटाबेस सेट इन्फॉर्मेशन स्टोर इन ए रो ऑफ द डाटाबेस वन कस्टमर इज कॉल। देखिए जब हम एक कस्टमर का इन्फॉर्मेशन रखते हैं ना, रो मटेरियल मतलब जैसे कि उसका पूरा सब कुछ स्टोर करके रखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना कि भाई अब क्या इतना बोल रहे, हमारे पास आपका ना सारा रिकॉर्ड है, हम सबको सब कुछ बता देंगे। तो आप किसके लिए बात करते रहते, एक पर्सन के लिए बात करते रहते, या चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करते रहते कि हम इनका सारा का सारा क्या रखे, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कुछ भी बोलेंगे तो हम बता देंगे, मतलब इनका हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड है, लिखित है। तो ये देखिए रिकॉर्ड होता क्या है, हम आपको पहले अच्छे से समझाते हैं। देखिए रिकॉर्ड के अंदर क्या आता है, जैसे कि CRM, देखिए पहले CRM के अंदर ही मतलब जो सॉफ्टवेयर है इसी के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है, पहले इसका एक लाइन समझिए कि CRM इज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग कंपनी इंटरेक्शन रिलेशनशिप विथ ए कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर। हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या, दो कस्टमर होता है, एक तो कस्टमर होता है और एक पोटेंशियल कस्टमर होता है। जो कस्टमर वो होता है जो बार बार कभी ना कभी उसके दुकान से या उसके ऑनलाइन शॉपिंग से, उसके वेबसाइट से सामान खरीद रहा है, ऑलरेडी उसके पास पहले से आया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर कंपनी का भी भरोसा है और कस्टमर का भी कंपनी के ऊपर भरोसा है, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये कस्टमर है। लेकिन पोटेंशियल कस्टमर वो है जो अभी ये मार्केट में घूम रहा है और खोज रहा है क्या कि हमें कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ अच्छा मिलेगा, चीप एंड बेस्ट कहाँ है पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये कैसा पोटेंशियल कस्टमर है। तो इस कस्टमर के ऊपर, पोटेंशियल कस्टमर के ऊपर सभी कंपनी का नज़र रखता है, सभी कंपनी नज़र रखता है, इसलिए क्योंकि सब कंपनी चाहता है कि ये पोटेंशियल कस्टमर जो है ये हमारे तरफ आ जाएगा तो हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, समझ गए ना बात। तो इसीलिए इसके ऊपर सब नज़र रखता है। तो हम इस दोनों कस्टमर का हम कैसे डाटा मैनेज रखते हैं, हम यहाँ पे बताए हुए हैं। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए जो कस्टमर पहले से है किसी कंपनी का, तो मतलब इस कस्टमर का तो कंपनी के पास क्या है, सब डाटा है, मतलब उसका नेम भी है, मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, उसका जो मतलब ऑर्डर किया था पहले वो ऑर्डर डेट भी है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि सामान खरीदा था तो पे भी क्या होगा, तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी है। उसके बाद क्या, उस कस्टमर के बारे में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भी है कि कैसा वो कस्टमर है, सामान खरीदता है तो रखता है या फिर रिटर्न कर देता है, ये सब कुछ है। कितने बार हमारे साइट पे कस्टमर विजिट करता है, कितने महीना, कितने पीरियड ऑफ टाइम में कितना सामान खरीदता है, तो ये सब डाटा किसका है, तो जो रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड रखा जाता है किसके, कस्टमर के बारे में। लेकिन जब हम पोटेंशियल कस्टमर की बात करेंगे तो पोटेंशियल कस्टमर जैसे कि मान लीजिए कि आप जाते हैं ना कहीं सामान खरीदने, तो ठीक है, ये मान लीजिए कि आप हो गए, ठीक है, हमें इतना अच्छा डायग्राम नहीं आता है तो आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और ये आपका कौन हो गया, दोस्त हो गया, ठीक है। तो जब आप दोनों आदमी गए सामान खरीदते, आप तो सामान खरीदे अपने शादी के लिए, ठीक है, और आपके दोस्त आपके साथ गए थे, तो ये दुकानदार जब होशियार होता है ना तो क्या करता है ना, इस दोस्त का भी डाटा भरवा लेता है, एक फॉर्म में फिल करा लेता है। तो ये कैसे कस्टमर हो गए, पोटेंशियल कस्टमर हो गए। अब इनको ही क्या करेंगे, बार बार ऑफर भेजेंगे, मतलब इनका मोबाइल नंबर इनके पास आ गया, पोटेंशियल कस्टमर का दुकानदार के पास, तो देखिए नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, ठीक है। और ये कितने बार कौन कौन साइट पे घूमते हैं, अब क्या करेगा दुकानदार, जो कंपनी है वो नज़र रखेगा कि ये पोटेंशियल कस्टमर है कि कौन कौन साइट पे घूमते हैं। सपोज कीजिए कि ये कस्टमर जो पोटेंशियल एक मोबाइल लेने के लिए क्या किए कि फ्लिपकार्ट पे विजिट किए, ठीक है, और अमेजोन के पास भी इसका डाटा है ना, तो तुरंत उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये फ्लिपकार्ट पे मोबाइल के लिए घूमेगा। तो जब आप अपना फेसबुक खोलिएगा ना, चाहे कोई भी ऑनलाइन साइट चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या अमेजोन कंपनी भी आपके पास ऐड भेजेगा, किस चीज़ का, मोबाइल का ही, क्योंकि उसको पता लग गया है कि आप मोबाइल कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल कस्टमर। तो पोटेंशियल कस्टमर के नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल रखते हैं, क्योंकि उसका बिलिंग तो अभी है नहीं किसी के पास, क्योंकि सामान खरीदा ही नहीं है अभी वो, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि अभी तो मार्केट में घूम ही रहे हैं। समझ गया बात अच्छे से कि रिकॉर्ड किसका रखा जाता है और कैसे रखा जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन है कि इन CRM सिस्टम इफ द हाइपोथेटिकल रिटेंशन, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक होता है, मतलब जो इमेजिनरी होता है ना, जैसे कि हम इमेजिनेशन जो करते हैं ना, वही होता है हाइपोथेटिकल। रिटेंशन रेट इज 1 देन द सर्वाइवल रेट
मतलब एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब तीसरे ईयर के थर्ड ईयर के लास्ट में क्या होगा, सर्वाइवल रेट। तब पहली बात क्या है यहाँ क्वेश्चन समझने की बात यह है कि जो रिटेंशन रेट होता है भैया और सर्वाइवल रेट होता है दोनों एक ही होता है, मतलब और में है। जैसे कि गांव में देखे भैया कि कोई छोटा बच्चा रहता है ना तो उसको प्यार से कोई भोलू बोलता है, कोई भोलू बोलता है और कोई क्या छोटू भी बोल देता है, छोटू भी बोल देता है, ठीक है। तो देखिए कोई उसी को भोलू बोलेगा, कोई उसी को छोटू बोल देगा, नाम मतलब नाम तो चेंज हो गया लेकिन है क्या, ये पर्सन सेम ही है। तो उसी तरह से ये जो चीज़ जो है ना सेम ही है, सर्वाइवल रेट और रिटेंशन रेट जो है सेम ही है। तो सर्वाइवल रेट अगर मतलब रिटेंशन रेट अगर एक है तो सर्वाइवल रेट भी कितना होगा, एक ही होगा। लेकिन ये पूछ रहा है थर्ड ईयर के लास्ट में, लेकिन ध्यान दीजिए इस बात का, और कोई डाटा नहीं दिया है और यहाँ पे काल्पनिक इमेजिनेशन कर रहा है, तो थर्ड ईयर के भी लास्ट में यही होगा। समझ गया बात। इसके बारे में हम नीचे आपको समझाते भी हैं अच्छा से, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या है कि रिटेंशन रेट इक्वल टू हम लिख दिए सर्वाइवल रेट। एक और भी होता है, वो सब चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे, हम सब चीज़ें इकट्ठे नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए रिटेंशन रेट इक्वल टू आपको सर्वाइवल रेट याद रखना है। उसके बाद देखिए हम एक एग्जाम्पल ले, क्या कि मान लीजिए कि अभी हमारा चैनल है, ठीक है, आप हमसे यहाँ पढ़ते हैं और सपोज कीजिए कि अभी 1000 लोग हमसे जुड़ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि हम थोड़े दिन बाद देखें कि 100 लोगों को सर्विस पसंद नहीं आया, तो हमारे पास अब कितना लोग बच गया, 900 लोग बचे। ये लोग कहाँ हो गए, चले गए, मतलब छोड़ दिए हमारे कंपनी को, छोड़ दिए हमारे इंस्टीट्यूट को, चले गए। हालांकि हमें आप लोगों पर विश्वास है, रहिएगा बने हुए, ठीक है। चलिए देखिए 100 लोग क्या किए, छोड़ दिए। तो अब हमारे पास रिटेन मतलब जो बच गया, रिटेनिंग कस्टमर कितना है, तो 900 है। तो अगर हम यहाँ पे पूछेंगे रिटेंशन रेट कितना होगा, तो यही होगा 900, मतलब इतना को हम बनाए रखें बटे में 1000 जो हमारे पास पहले था, और उसको अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90%। तो ये 90% जो हो गया हमारे कंपनी के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए रिटेंशन रेट हो गया। समझ गया अच्छे से, 90% क्या होगा, रिटेंशन रेट हो गया। तो ऐसे ही किसी कंपनी के लिए भी रिटेंशन रेट निकाला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हाइपोथेटिकल टर्म में अगर आपको देगा तो जो देगा वही हो जाएगा। समझ गया बात। तो यहाँ एक ईयर के लास्ट में आपको दिया था एक, तो थर्ड ईयर के लास्ट में पूछा था, तो यही सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर रिटेंशन रेट मीन्स क्या, कि कस्टमर कंपनी में एक पीरियड ऑफ टाइम में रुका हुआ है, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, ये 3 महीना 6 महीना के अंदर जो रुका हुआ है, तो हमें उतना ही देर का, उतना ही दिन का अगर रिटेंशन निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली कट गया है जब हम इसका शॉर्ट स्क्रीन ले रहे थे ये अरेंजमेंट करने के लिए, तो लेकिन हम आपको पढ़ के सुना देता है। सुनिए देखिए, द वैल्यू ऑफ डेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कस्टमर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ थ्रू विच वन कैन गेट एडिशनल कस्टमर इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बात समझिए कि कस्टमर के द्वारा जो पॉजिटिव क्या दिया गया, तो वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो WOM बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिए। तो देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब जैसे कि किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव माउथ वर्ड दिया गया, तो यहाँ क्या हुआ, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएशन हुआ। जैसे कि सपोज कीजिए आपके भैया कोई कंपनी का मोबाइल चला रहे हैं और आपको भी मोबाइल लेना है, तो आपके भैया क्या बोले कि इसी कंपनी का मोबाइल ले लो, बहुत अच्छा है। तो आपका बिलीव क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ उस कंपनी के बारे में, तुरंत जाइएगा और खरीद लीजिए, क्योंकि आपके भैया बता रहे, तो मतलब सही बता रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कस्टमर रेफरल वैल्यू बोलते हैं, कि एक के रेफरेंस से क्या हुआ, दूसरा कस्टमर आया, तो हम इसको कस्टमर रेफरल वैल्यू बोलते हैं कि एक कस्टमर के मतलब रेफरेंस से दूसरा कस्टमर आए। अब ये कहाँ चीज़ें लागू होता है, कैसे कैसे लागू होता है, ये हम आपको जो लिख के लाए हैं इस टर्म में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम एक दूसरे के बारे में बताते हैं किसी कंपनी के बारे में, तो वही होता है कस्टमर रेफरल वैल्यू। और इसका जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, माउथ टू माउथ कनेक्ट करके बता रहे हैं, या तो आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप सामने हैं तो ऐसे बता दिए, लेकिन अगर कोई फ़ोन पे पूछेंगे तो आप क्या कीजिएगा, या तो बोल के बता दीजिएगा, या क्या बोलिए कि हम मैसेज कर देते हैं आपको, ये कंपनी कैसा है और ये प्रोडक्ट कैसा देता है, इसका सर्विस कैसा है। तो इसको हम मतलब कस्टमर रेफरल वैल्यू बोलते हैं, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के रेफरेंस से गए। अब इस चीज़ों को समझिए जो मैं इसमें लिखा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है कि वर्ड, यहाँ पे वर्ड कर लीजिएगा, वर्ड नहीं है, ठीक है, वर्ड कर लीजिए कि वर्ड ऑफ माउथ, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है इसके बारे में एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को क्या करते हैं, बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हुआ है, ठीक है, कस्टमर रेफरल वैल्यू, इसे ही क्या बोलते हैं, कस्टमर रेफरल वैल्यू बोलते हैं। आगे देखिए आगे क्या है
कि कस्टमर रेफरल वैल्यू हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग विच कस्टमर शुड टारगेट फॉर द माउथ ऑफ रेफरल कैंपेन। देखिए अब होता क्या है, जैसे कि आप देखिए हुई है कि जैसे कि मान लीजिए कि गांव है, विलेज है, विलेज में आप विलेज में अगर गांव में चले जाइएगा तो यहाँ पे अगर फार्मर जो है, फार्मर अगर इनके साथ आपको कोई सामान बेचना है तो अगर आप ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं तो इन सभी के पास नहीं पहुँचेगा, जो गांव में फार्मर है वो इनके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एजेंट लगाना पड़ेगा और एजेंट के लगा करके एनालिसिस करवाना पड़ेगा कि देखिए क्या हम इस गाँव में कैंपेन करेंगे हम अपना तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा सामान बिकेगा। तो जब एजेंट गया तो देखा कि हाँ सामान तो बिकेगा लेकिन ऑनलाइन प्रचार से नहीं बिकेगा, यहाँ पे लोग के ऑनलाइन साधन नहीं है, ठीक है। तो क्या किया कंपनी ने, यहाँ पे आप वो डिटरमाइन कर लिया कंपनी की हम वहाँ क्या करेंगे, चल के माउथ टू माउथ कंपेन करेंगे। तो यहाँ पे गए लोग और पंचायती बैठाए, मतलब लोग को जुटाए एक जगह और बोले कि ये प्रोडक्ट, ये मक्का का बीज है, ये धान का बीज है, ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है। तो लोगों को अब यहाँ पे क्या हुआ कि माउथ मतलब जो बताया गया बात कह करके वो विश्वास हुआ इन पे, तब ये यहाँ क्या होगा, इन कंपनी का यहाँ पे सेल बढ़ जाएगा। तो ये कैसे ये हेल्प हुआ, किस में डिटरमाइन किए, मतलब इसके द्वारा कस्टमर रेफरल वैल्यू के द्वारा हम क्या किए, यहाँ पे डिटरमाइन कर पाए कि हमें यहाँ पे कैंपेन करना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बिक सकता है। समझे बात। चलिए देखिए आगे आप ऑप्शन में एक दो चीज और देखे होइएगा, हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको आगे आएगा। देखिए क्या है कि कस्टमर लाइफ साइकिल या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये क्या होता है कि कस्टमर लाइफ टाइम साइकिल या लाइफ टाइम वैल्यू, कि हम मतलब कंपनी हमारे साथ क्या करता है कि पूरा के पूरा ऑब्जर्वेशन करता है, जो उनके पास जो सिस्टम है ना CRM सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू क्या करता है कि पूरा कस्टमर के क्या है, मान लीजिए कि ये भोलू कस्टमर था तो इसका पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि इसके पास जॉब कौन सा है, ये सामान कैसा पसंद करता है, महंगा सामान खरीदता है, सस्ता सामान खरीदता है, कितने दिन पे खरीदता है, इसका कितना बड़ा फैमिली है, कितना बड़ा पहुंच है, कितना कस्टमर को और मेरे पास लेके आ सकता है। तो ये सभी के सभी ऑब्जर्वेशन कंपनी के द्वारा जो भोलू के बारे में किया गया है, तो यही होता है कस्टमर का लाइफ साइकिल। इसका कितना दिन, मतलब ये पूरे लाइफ के अंदर हमारे से कितना जुड़ा हुआ रहेगा और कितना सामान खरीदेगा, उसी हिसाब से कंपनी क्या करेगा, भोलू को वेटेज अच्छा देने लगेगा, ऑफर अच्छा देने लगेगा, सब सामान कैटेगराइज करने। तो यहाँ पे देखिए एक भोलू था, ये तो बहुत अमीर था, अब एक राम है बेचारा, ये फार्मर का लड़का, ये तो बहुत गरीब है, ये छोटा छोटा सामान खरीदता है, 10-20 रुपया का सामान खरीदता है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, कंपनी देखेगा, कंपनी को प्रॉफिट किससे ज्यादा हो रहा है, भोलू से। राम से तो बहुत कम हो रहा है लेकिन भोलू से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे अब ये कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है, कंपनी क्या दिमाग लगाएगा कि अलग अलग दोनों को बांट करके रखो। क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए बहुत महंगा फ़ोन आया, आईफोन आया, तो किसके पास मैसेज भेजेगा, भोलू के पास भेजेगा कि राम के, तो भोलू के पास भेजेगा। बोले कि राम के पास तो इतना पैसा ही नहीं जो खरीदेगा, तो हम क्यों एडवर्टाइजमेंट करें राम के पास, तो ये भोलू के पास इसका इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो इसको अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेग्रेशन ऑफ मतलब कस्टमर हो गया, मतलब कस्टमर का विभाजन किया गया। किस बेसिस पे विभाजन किया गया कि उसका फाइनेंशियल कैसा है, एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितना पैसा लगाता है, जो खरीदता है प्रोडक्ट उसका फीडबैक कैसा रखता है, मतलब रहता है, जो खरीदता है वो यूज करता है, कितने दिन बाद फिर आता है, ठीक है, ये सब बात, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका ये चीज़ें लिखा है। देखिए आगे आपका कह रहा है कि उसके फ्यूचर एस्पेक्ट मतलब कैसा है, मतलब उसके पास गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, मतलब उसी हिसाब से वो खर्च करेगा ना। तो इस सब चीज़ को जो एनालाइज करता है यही आता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में। तो यहाँ देखिए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मीन्स क्या कि फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ ए कस्टमर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द बिजनेस ओवर इंटायर लाइफ ऑफ द कंपनी। मतलब ये भोलू क्या करेंगे, कितना पैसा पूरे अपने लाइफ टाइम में इस कंपनी को, जो भी कंपनी है या अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, नोकिया है, जियो है, इस कंपनी को कितना दे सकते हैं। तो यही एनालिसिस जो किया जाता है कंपनी के अंदर, इसको क्या बोलते हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं। अब आप समझ गए ना चीज़ों को, चलिए आगे देखते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आप 2 बार देखिए, लेकिन मैं इतने मेहनत करके इन सभी चीज़ों को आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपको बेनिफिट जरूर होगा। और दोस्तों आप एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप कम से कम शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डेंडोग्राम टूल इज ए टूल यूज इन
CRM। देखिए डेंडोग्राम टूल जो है ये CRM में यूज करते हैं, मतलब किस मेथोडोलॉजी के बेस पे काम करता है। तो हम आपको पीछे पढ़ाए थे क्या, दो चीज़ पढ़ाए थे अगर आपको ध्यान होगा। तो एक हम पढ़ाए क्लस्टर एनालिसिस और दूसरा क्या था, फैक्टर एनालिसिस। तो देखिए हम फैक्टर एनालिसिस में पूरा डीप में जाते थे और एक एक इंडिविजुअल चीज़ का बात करते थे, लेकिन क्लस्टर एनालिसिस में हम मोटा मोटा तौर पर देखें। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे न, मतलब इस डेंडोग्राम डायग्राम में मोटे मोटे तौर पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मोटे मोटे तौर पर क्या किए कि यहाँ पे हम चीज़ों को सजाए हुए हैं, देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। हम डेंडोग्राम चीज में क्या किए कि हम प्रोडक्ट को क्या किए, डिसाइड कर लिए कि हमें यहाँ क्या सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट, मतलब एक जैसे कि देखे थे ना वहाँ पे कि मेल के लिए एक साइड और फीमेल के लिए एक साइड रख लिए थे। तो यहाँ पे हम मेल के लिए जो सिमिलर प्रोडक्ट है ना, जैसे कि शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, तो दोनों लगभग सिमिलर प्रोडक्ट होता है ना, क्योंकि दोनों पहनते हैं तो सिमिलर प्रोडक्ट है। हम इसको एक साइड रख लिए, सिमिलर प्रोडक्ट को एक साइड रखते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर एनालिसिस है तो हम इसको पूरा डीप में नहीं जाएंगे कि शर्ट को अलग रखो, टी शर्ट को अलग रखो, नहीं, हम सिमिलर प्रोडक्ट है तो लगभग एक ही साइड रख दिए। उसी तरह से EF भी क्या है, एक सिमिलर प्रोडक्ट है तो हम इसको एक जगह रख देते हैं। तो ये हम किस में देखते हैं, डेंडोग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे डेंडोग्राम इज ए टूल यूज इन CRM इन कंजंक्शन विथ द कस्टमर विथ द क्लस्टर एनालिसिस मेथोडोलॉजी। इसमें हम क्या क्लस्टर एनालिसिस मेथोडोलॉजी का हम यूज करते हैं। समझ गए बात, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे है आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डाटा विजुअलाइजेशन टूल दैट डिपिक्ट्स a logical arrangement of the keywords within a textual constraint. The size of each word in the depicts usually indicate the frequency और importance of word। यही दोनों बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कि फ्रीक्वेंसी और क्या इम्पोर्टेंस ऑफ क्या था, वर्ड। ये दोनों आपके लिए इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इन चीज़ों का ना रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर आप में से किसी भी कोई भी लोग रिसर्च फील्ड में अगर काम किए होइएगा तो आपको पता होगा। जैसे कि उसमें क्या होता है ना, जो थीसिस या पब्लिक मतलब जो पेपर रिसर्च होता है उसको इसके द्वारा क्या होता है कि वर्ड क्लाउड के द्वारा हम चेक कर सकते हैं क्या कि उसमें कितना जो वर्ड है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक वर्ड का कितना बार यूज किया गया। दूसरी बात कि उसमें जो वर्ड है उसका एक मतलब लॉजिकल टर्म में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हम कहाँ देखते हैं, तो वर्ड क्लाउड में हम इन चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए हमें मिलता है। चलिए हम वर्ड क्लाउड के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जो मैं नीचे लिखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए वर्ड क्लाउड क्या है कि देखिए वर्ड क्लाउड इज ए नेम ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन टूल। मतलब ये क्या करता है, जो डाटा जो आप लिखे हैं ना, चीज़ें जो लिखे हैं आप पब्लिश करना चाहते हैं उसके ये क्या करेगा, विजुअलाइज करेगा, मतलब विजुअलाइजेशन करेगा, देखेगा, ठीक है। डैट डिपिक्ट्स ए लॉजिकल अरेंजमेंट, मतलब उसमें कितने अच्छे तरह से अरेंजमेंट किया गया, लॉजिकल क्या है, कीवर्ड्स विदिन ए टेक्सचुअल कंटेंट, मतलब जो आप जो टेक्स्ट लिखे हुए उस कंटेंट के अंदर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इट इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी और इंपोर्टेंस ऑफ वर्ड। मतलब ये क्या बताता है कि फ्रीक्वेंसी बताते हैं कितने बार रिपीट हुआ है, और उस वर्ड को इंपोर्टेंस को बताता है कि कितना हेवी वर्ड लिखा गया है, उसका मीनिंग कितना अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप गुड लिखते हैं, ठीक है, गुड, इसके मतलब ये अच्छा हो जाता है। अगर आप इसके जगह बेटर लिख देते तो क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट में आप अगर आप आगे बढ़ने लगते हैं तो आपको और बेटर मिलने लगता है। तो इसी तरह से ये डिफाइन करके बताता है कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला लाइन आप पढ़िए। इट इज़ मेनली यूज, ये कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए इट इज़ मेनली यूज फॉर कंपेयरिंग, दो चीज़ों को कंपेयर करने में। सपोज कीजिए कि दो पेज टेक्स्ट है, तो हम इस पेज को पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, तो हम दोनों पेज का जब टेक्स्ट को हम कंपेयर किए तो हमें क्या पता चला कि इसमें कितना रिपीट हुआ है और कितना इंपॉर्टेंस है वर्ड का, इसमें कितना रिपीट है कितना इंपॉर्टेंस, तो हम दोनों का कंपेयर कर लिए ना। तो यही चीज़ कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं इन चीज़ों का, ठीक है, वर्ड क्लाउड का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, बातों को समझिए अच्छे से। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, ए बैलेंस स्कोर कार्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय 2 मैनेजमेंट गुरु, वन ऑफ द फेमस प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस कॉलेज। बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोफेसर, तो इनका क्या नेम था, मतलब इनका क्या नाम था जिन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड का क्या किए कि फर्स्ट टाइम मतलब लॉन्च किए या मतलब उसके बारे में बताए या डेवलप किए, तो उनका नाम था रॉबर्ट केपलन। जे चलिए इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है। आंसर तो आप जान गए, चलिए देखते हैं। देखिए बैलेंस स्कोर कार्ड होता है, जैसे कि आपका मार्क्स शीट आता है तो आप क्या देखते हैं कि आपका सभी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा है तब आपका मार्क्स शीट अच्छा आएगा, पूरा का पूरा परसेंटेज CGPA अच्छा आएगा। अगर आपका किसी भी 2-3 सब्जेक्ट में खराब है और 2-3 में अच्छा है तो आपका जो स्कोर कार्ड आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब है कि आपका जितना भी बिजनेस का फैक्टर जो होता है ना वो सबको आप अच्छे तरह से ट्रीट कीजिए
कीजिएगा तो आपका बैलेंस स्कोर कार्ड जो होगा बिजनेस में ये अच्छा बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, पढ़िए इसका डेफिनेशन क्या है। ए बैलेंस स्कोर कार्ड रिफर्स टू ए स्ट्रेटजिक, मतलब क्या, स्ट्रेटजी का मतलब क्या कि आप पहले उसके बारे में स्ट्रेटजिक बनाइए कि हमको कैसे कैसे करना है। उसके बाद प्लानिंग, मतलब हमें कितने दिनों के अंदर कितना कुछ कर लेना है, प्लानिंग आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट, जैसे कि मान लीजिए हम कंपनी अगर खोल लिए तो इसको हम मैनेजिंग कैसे करेंगे, कौन सामान को कहाँ रखेंगे, कौन कस्टमर के लिए क्या डिजाइन करेंगे, ठीक है, कौन कस्टमर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, ये सब बातों को ध्यान रखेंगे। यूज टू आइडेंटिफाई मॉडिफाई किसके, यानी कि कंट्रोल द बिजनेस फंक्शन, मतलब बिजनेस के अंदर जितना भी फंक्शन होता है उस सब को हम क्या करेंगे, इसके द्वारा बैलेंस कार्ड के मतलब हेल्प से हम मैनेज करते हैं। द कंसेप्ट डेवलप्ड बाय द किसके द्वारा, द प्रोफेसर के द्वारा। वो कौन थे प्रोफेसर, द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे। वो दो थे, एक का नाम तो वहाँ पूछा गया था, वहाँ क्वेश्चन में दो दिया गया था, लेकिन एक का नाम पूछा गया था। हम दोनों यहाँ पे लिखे, आप दोनों का नाम देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार दूसरा नाम पूछ ले। लेकिन ये समझ के रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसके आजू बाजू से क्वेश्चन उठेगा, लेकिन आप समझ के रखिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। देखिए पहला का नाम तो हम आपको बता दिए, रॉबर्ट केपलन। दूसरा का नाम क्या है, डेविड नॉर्टन नाम है, ठीक है। अब चलिए हम आपको बैलेंस कार्ड का फिगर दिखाते हैं और इसके बारे में समझाते हैं कि ये क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए ये है आपका बैलेंस कार्ड, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बैलेंस कार्ड है आपका पूरा का पूरा, ये बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया। अब इसमें हम पहले फाइनेंसिंग के बारे में बात करते हैं। तो जब ये फाइनेंशियल बात किए तो आपका मुद्रा पे ध्यान गया, मतलब मुद्रा मतलब पैसा, समझ ही रहे होइएगा आप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात हम क्या देखेंगे कि सेल देखेंगे, हमारा सेल कितना हुआ। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर देखेंगे, हम खर्च कितना किए। उसके बाद देखेंगे कि हमारा इनकम कितना आया। तो ये सब कहाँ कहाँ हो रहा है, फाइनेंशियल के अंदर हो रहा है ना, कि हम कंपनी खरीदे हैं तो उसमें शेयर कितना लगाए हैं, सेल हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, हम कितना स्टाफ को दे रहे हैं, कितना मैनेजमेंट को दे रहे हैं। तो ये सब हम फाइनेंशियल में देखेंगे, हमारे पास फाइनल इनकम कितना बच रहा है, हमारे कंपनी का आगे ग्रोथ का कितना, मतलब ये जो हमारा इनकम बच रहा है हम कितना इसमें डेवलपमेंट करें या कितना शेयर और लगाएं, ताकि हम बीट कर पाएँ जो करना चाहते हैं, जो हमारा प्लानिंग था कि हमें 10 साल में इतना जाना है, उसमें हमें और कितना फाइनेंस लगाना पड़ेगा। बात समझे। देखिए उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कस्टमर। तो कस्टमर के बारे में आप जब भी सोचते हैं तो कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छा क्वालिटी चाहिए, उसको अच्छा प्राइस चाहिए, अच्छा सर्विस चाहिए। तो ये सब कौन प्रोवाइड करेगा, एक कंपनी ही तो प्रोवाइड करेगा। और कस्टमर इस सब चीज़ को ले करके खुश रहेगा तभी जा करके कस्टमर इनके यहाँ दोबारा आएगा। और जब दोबारा आएगा कस्टमर, परमानेंट कस्टमर बनेगा, तो ऑलरेडी इस कंपनी का क्या होगा, बैलेंस स्कोर कार्ड अच्छा होने लगेगा, ऊपर होने लगेगा। जैसे कि हम आपको पढ़ाते हैं, हम अच्छा से पढ़ाएंगे तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, दोस्तों को भी बुला लीजिएगा, तो हमारे कंपनी का, हमारे इंस्टीट्यूट का क्या होगा, बैलेंस कार्ड ऊपर उन्हें बढ़ेगा। समझे बात। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल एसेस के अंदर, इंटरनल एसेस के अंदर क्या हुआ कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जिस चीज़ का, तो इंटरनल एसेस के अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है किसी प्रोडक्ट का अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इसमें डिले कितना हो रहा है, ठीक है, इसका ग्रोथ कितना हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कि शॉर्टेज कितना है प्रोडक्ट का, कितना प्रोडक्ट इसमें वेस्टेज हो रहा है, मतलब ख़राब हो जा रहा है, कितना कस्टमर तक पहुँच रहा है। तो इस सब का हम ध्यान कहाँ रखेंगे, तो जो इंटरनल एसेस है कंपनी का वहाँ रखेंगे। और चौथी बात क्या आ गया फाइनली कि हम ये देखिए, मान लीजिए कि साल स्टार्ट हुआ जनवरी से और दिसंबर आ गया, तब हम एक मीटिंग बैठाए और देखिए क्या कि जो हम जनवरी में थे उसमें हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट था और अभी हम दिसंबर में देख रहे हैं, तो हम कितना इम्प्रूवमेंट किए हैं, कितना कुछ सीखे हैं, कितना ग्रोथ किए हैं अगले साल के लिए। तो ये सब क्या होगा, लर्निंग एंड ग्रोथ के अंदर आ जाएगा। जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, नॉलेज हो गया, जो चीज़ नहीं अभी सीख पाया है उसको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। जिसको मशीन के बारे में नॉलेज नहीं उसको हम उस मशीन के बारे में नॉलेज देंगे। तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। जब ये चारों चीज़ ठीक रहेगा तो क्या रहेगा, हमारा बैलेंस का टकाटक रहेगा। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन है ये देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इन ए टाइपिकल सेल फनल विच ऑफ दीज सेगमेंट्स वुड लार्जेस्ट सेगमेंट। मतलब फनल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि अगर आप गांव से बिलोंग किए होइएगा तो आपको पता होगा, जैसे कि आज से बहुत पहले चल जाइए, लगभग 10 साल पहले चल जाइए, जब मिट्टी के तेल डाल करके दिया और लैंप जलता था गाँव में, क्योंकि हम तो जलाए हैं तो हमको पता है। तो देखिए फनल जो वहाँ होता है जिसको हम हिंदी में टिप बोलते हैं, टिप, ठीक है, तो इस टाइप के होता था। और इसमें क्या होता था कि यहाँ से गैलन से मिट्टी तेल रखा जाता था और फिर दिया के अंदर या लैंप के अंदर जाता था और फिर यहाँ से उसके बाद उजलता था। तो इस टाइप के होता था फनल। तो ऐसे ही फनल अभी भी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे टेक्निकल टर्म में। तो सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं मतलब किस पार्ट में होते हैं, तो ये होते हैं पीपल्स हु आर अवेयर द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के जानने के लिए मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल बना रहता है, वो सबसे ज़्यादा लोग होता है। चलिए हम समझाते हैं फनल के बारे में, तब आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है आपका फनल, ठीक है।
जो आप देखें ना जिसको हम हिंदी में टिप बोलते हैं वो, तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, सबसे बड़ा एरिया किसका देख रहे हैं, इसी का देख रहे हैं ना, तो मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे। और ये कहाँ, इसको क्या बोलते हैं, तो अवेयरनेस बोलते हैं, अवेयरनेस। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले बात आप समझिए चीज़ों को। देखिए पीपल फर्स्ट लर्न अबाउट, मतलब पहली बात क्या है, आपके अंदर क्या आया। सपोज कीजिए, एग्जांपल लीजिए कि एक मोबाइल खरीदने का इच्छा आया, ठीक है, मोबाइल खरीदने का, तो आप सबसे पहले क्या स्टार्ट किए, मोबाइल देखना शुरू किए कि हमें कौन मोबाइल लेना है। अभी आप कंपनी डिसाइड नहीं की है, तो मोबाइल डिसाइड किए, मोबाइल लेना डिसाइड। तो सभी जितना भी आदमी है जो मोबाइल लेना चाहता है, तो सबसे पहले बात क्या डिसाइड करता है, मोबाइल डिसाइड करता है कि हमें मोबाइल लेना है। उसके दिमाग में पहला ख्याल आता है कि हमें मोबाइल लेना है, बाद में वो कंपनी फीचर उससे पे जाते हैं, तो मोबाइल। तो सबसे ज़्यादा मतलब अगर हम मोबाइल के प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ होगा कि मोबाइल सोचने वाला होगा कि मोबाइल। तो अवेयरनेस यहीं पे हो जाता है, अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा लोग क्या है कि इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए स्टार्ट किया है। अब आप डिसाइड अब क्या कर लिए कि हमें किस कंपनी का लेना है, जियो का लेना है, नोकिया का लेना है, सैमसंग के। तब आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका इंटरेस्ट हो जाएगा जिसका आप डिसाइड कर लीजिएगा उस कंपनी में। तो अब आप क्या कीजिएगा कि वांट टू लर्न मोर अबाउट, तब आप उसके अंदर क्या कीजिएगा, अंदर जा करके देखिएगा कि इसमें रैम कितना है, रोम कितना है, फंक्शन कैसे है, किसी दोस्त यार का होगा तो उससे पूछिएगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, डीप स्टडी करने लगे उसके बारे में। तो ये किसमें, इंटरेस्ट में हो गया, नीचे आ गया इंटरेस्ट में। उसके बाद हो जाता है डिजायर, ठीक है। डिजायर में क्या हो जाता है कि अब उसके आपको लग रहा है कि कल खरीदेंगे तो आज ही खरीद देते। तो अब आप ऐसा हो गए हैं कि कन्वर्ट होने वाले हैं किसमें, कस्टमर में कन्वर्ट होने वाले, डिजायर से कन्वर्ट होने वाले कस्टमर में। और जब ये एक्शन का पार्ट बन गए ना, इसके मतलब क्या हुआ कि आप कस्टमर बन गए हैं रेडी टू पे एंड बाय, ठीक है। तो सबसे कम होता है कहाँ पे, एक्शन में, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लोग घूमते फिरते रहते हैं। जिसको देखिएगा अगर पैसा नहीं भी है तो सोचेगा अरे मोबाइल खरीद लेंगे, वो यही बात बोलेगा, ठीक है। लेकिन बाद में देखिएगा जब खरीदने के लिए लोग जाते हैं वहाँ कम हो जाते हैं, तब ये क्या कंपनी डिसाइड करने लगते हैं, उससे भी कम हो जाते हैं। जबकि वो पूरा मूड बना लेते हैं कि नहीं हमें खरीदना है, उससे भी कम हो जाता है। क्या कई लोग उसमें भी नहीं खरीद पाते हैं, व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो ठीक है, उससे भी कम हो जाता है। कहाँ, जब एक्शन होता है बाद में फाइनली खरीदने का टाइम आता है तब। तो यही है फनल सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अवेयरनेस में, और सबसे कम कहाँ है, तो एक्शन में। अब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो एकदम क्लियर कट समझ में आएगा, सवाल नहीं उठ सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। इस साइड भी लिख दिए, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, यही बात लिखा हुआ है जो मैं आपको बोल के समझाया। देखिए आगे क्वेश्चन, आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ CRM व्हाट डज RF स्टैंड फॉर RFM मॉडल में। देखिए RF का मतलब क्या होता है, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम अच्छे से ही समझाते हैं नीचे, यहाँ 2 लाइन हम क्या बोले, चलिए देखिए पहले तो हम इस दोनों का फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्या क्या है, RF का फुल फॉर्म क्या है, तो रिसेंसी फ्रीक्वेंसी, और RFM का फुल फॉर्म है रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मैंडेटरी, ठीक है। तो देखिए हम इसके बारे में हम नीचे 3 पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट से आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो पहले हम क्या जानते हैं, RFM क्या होता है। देखिए RFM इज ए मार्केटिंग एनालिसिस टूल दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कस्टमर। देखिए इसके द्वारा क्या होता है कि हम कस्टमर को आइडेंटिफाई, कंपनी जो होता है ना, कंपनी ये बहुत चालाक होता है, ये RFM मॉडल लगा करके और क्या करता है कि कंपनी को पहले आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा कस्टमर है, वो किस टाइप का है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना इन्वॉल्व है, हमारे कंपनी के बीच कितना इंटरेस्ट रखता है, कितना सामान खरीदना चाहता है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी है, कितना ज़्यादा बार आता है। उसी हिसाब से उसको कंपनी क्या करता है, नहीं देखते गांव में कि कहते हैं कि अच्छा आप भाव खा रहे हैं, तो इसी हिसाब से ये भाव देने लगता है। ये कंपनी क्या करता है, उस कस्टमर को भाव देने लगता है। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, मतलब इनके अकॉर्डिंग ये रूल है कि 80% जो बिजनेस चलता है ना, वो 20% कस्टमर की वजह से चलता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक दुकान है, किसका, जूस का दुकान है। इसमें 2 वैरायटी का जूस है, एक तो है कितना 10 रुपये का जूस है, और एक कितना का जूस है 100 रुपये का जूस है, ठीक है। तो एक मतलब फिर से हम क्या बोले कि राम आया यहाँ पे जूस पीने के लिए, ठीक है। राम बेचारा गरीब आदमी है, तो ये आया 10 रुपये का जूस पिया। तो राम 10 दिन आएगा ना जूस पीने, या चाहे राम 10 दोस्तों के साथ आएगा जूस पीने, 10-10 रुपये का जूस पिएगा, तो कंपनी के पास कितना गया, दुकानदार के पास 100 रुपये गया। लेकिन यहीं पर अगर भोलू था, बहुत अमीर आदमी था, तो भोलू अगर गया इसके पास और एक गिलास जूस पिया और 100 रुपया दे दिया, तो ये क्या हुआ, मतलब भोलू के वजह से 10 गो राम आएंगे जूस पीने, तब जा करके काम चलेगा। बात समझे ना। तो यही होता है, मतलब कुछ कस्टमर की वजह से ज़्यादा बिजनेस है वो रेगुलेट करता है आगे की तरफ। ये इनकी अकॉर्डिंग ये एक इंडिकेशन दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस चीज़ों को अब आपको समझना है, क्योंकि सारा आपको बेनिफिट यही समझने से मिलेगा। जो आप पढ़े हैं ना
RFM यही पढ़े हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है, रिसेशन, फ्रीक्वेंसी और मैंडेटरी। रिसेशन को समझिए आप क्या होता है, रिसेंसी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि फ्रेश और न्यू कस्टमर जो एक्टिव है, अभी तुरंत मार्केट में लंच किया है। जैसे कि देखिएगा ना, जो अभी नया जो लड़का सब आता है कंपटीशन की तैयारी करने, तो ये जहाँ भी एडमिशन लेता है वो बोलता है कि आपको कैसे 4 साल लग गया। हम देखिएगा ना 2 साल के अंदर घरे तो नौकरियाँ लेकर के जाएंगे, उसको भी 3 साल बीत जाता है। उसके बाद चल बोलता है कि भैया आप जो बोल रहे थे ना तो सही था बात, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही बात है कि जैसे नया कस्टमर जो मार्केट के अंदर आता है ना, एक्टिव रहता है, तो बहुत कुछ खरीदने के लिए इधर उधर घूमते रहता है, परचेज करते रहता है या विजिट करते रहता है नए साइट पे। तुरंत देखेगा इधर कितना ऑफर चल रहा है, उधर कितना ऑफर चल रहा है। तो यही होता है क्या कि फ्रेश कस्टमर जो होता है इसके ऊपर जो निगरानी रखा जाता है उसके क्या बोलते हैं, रिसेंसी बोलते हैं। कि मतलब लेटेस्ट कस्टमर कौन है, तुरंत परचेज, अभी हाल फिलहाल में परचेज किया है। सपोज कीजिए कि आप अमेजोन पे विजिट किए, आप न्यू कस्टमर है, तो अमेजोन से अगर विजिट किए ना, तो आप क्या देखिए कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको मोबाइल लेना था तो विजिट कर लिए लेकिन लिए नहीं या ले भी लिए, तो आप दूसरे दिन देखिएगा फ्लिपकार्ट भी आपको क्या देने लगा, ऐड दिखाने लगेगा। जैसे कि आप फेसबुक खोलिए, ट्विटर खोलिए, जहाँ भी ऑनलाइन आपका वेबसाइट है, क्योंकि आप कभी ना कभी इसके पास भी आप अपना डाटा छोड़ दिए होइएगा ना, तो वहाँ पर जो वेबसाइट था CRM के सॉफ्टवेयर के हेल्प से वो आपका डाटा ले लिया था, तो उसको पता है आपके ऊपर, क्योंकि आप पोटेंशियल कस्टमर हो गए थे, तो आपके ऊपर नजर रख रहा था कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तुरंत आपको देखा कि अच्छा आप अमेजोन पर गए थे मोबाइल लेने के लिए, तो आपको भी ये मोबाइल दिखाना शुरू कर देगा। समझ गए बात। तो ये कहाँ होता है, रिसेंसी में होता है। अब फ्रीक्वेंसी में आइए, देखिए फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो ये होता है ना कि कितने बार आप एक ट्रांजेक्शन किए या एक पीरियड ऑफ टाइम में कितने बार घूमे वहाँ पे कंपनी के साथ, या कितने बार सामान का शॉपिंग किए, तो यही होता है हाउ मेनी कस्टमर ट्रांजेक्शन और विजिट। मतलब कितने बार आप ट्रांजेक्शन किए उस कस्टमर के साथ, या बिलिंग किए, सामान खरीदे मतलब कंपनी के साथ, या वहाँ पे घूमे, यही होता है फ्रीक्वेंसी, कितने बार, ठीक है। अब मैंडेटरी के अंदर देखिए, अब कंपनी क्या करता है मैंडेटरी के अंदर कि वो डिसाइड करने लगता है कि कौन आदमी अमीर है, कौन आदमी गरीब है, तो उसी हिसाब से उसका वो क्या करने लगता है, डाटा स्टोर करने लगता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए डेट इज मैंडेटरी में क्या है कि डेट इज कस्टमर के ऊपर फोकस करने लगता है, कौन, कंपनी, कि कितना स्पेंड कर सकता है, कितना इसका परचेजिंग पावर है कस्टमर का। तो इन सब चीज़ों को ये ऑर्गेनाइज करके कस्टमर अपने पास रख लेता है, और फिर अब यहाँ से क्या बोलता है ना कि जैसे कि मान लीजिए महंगा सामान अगर खरीद रहा है कस्टमर, तो उसको रख लिया अलग मैंडेटरी में, और महंगा सामान जब भी मार्केट में आया तो तुरंत इसके पास एक नोटिफिकेशन भेज दिया, मेल भेज दिया या मोबाइल पे मैसेज भेज दिया, क्या बोला कि सर इतना का ऑफर चल रहा है, आप जल्दी से आ जाइए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप आइए, आपको इतना ज़्यादा हम छूट दे देंगे, आपके कार्ड में इतना पैसा भी पड़ा हुआ है, आपके पास इतना कॉइन भी पड़ा है, तो आपको इतना कम भी पे करना पड़ेगा। तो ये सब बातें इसमें मैंडेटरी में हो जाता है। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द नेम ऑफ द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट CRM कंपनी Salesforce.com। मतलब इसका जो है वो कौन है, मतलब चेयरमैन कौन है, तो इसका चेयरमैन है मार्क बेनिफो। देखिए अब इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करते हैं नीचे, क्योंकि इतना क्वेश्चन से खाली आंसर से तो आपका काम चलेगा नहीं। देखिए इसमें हम आपको क्या बताएंगे कि Salesforce.com इज एन अमेरिकन क्लाउड बेस्ड कंपनी है। क्लाउड बेस्ड का मतलब समझते हैं ना कि जैसे कि कोई भी डाटा जो होता है ना स्टोर रखता है, जैसे कि आप कभी कभी मतलब फ़ोन चलाते हैं तो आप देखते हैं ना कि फेसबुक आपको याद दिलाते रहता है कि आपका ये 3 साल पुराना फोटो है, 5 साल पुराना फोटो है, 2 साल पुराना फोटो है, तो वो कहाँ स्टोर रखा हुआ है, क्लाउडे में तो स्टोर रखा हुआ है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए Salesforce.com is a American cloud-based company which provide the customer relationship management। इस कंपनी के द्वारा ही CRM प्रोवाइड किया जाता है, CRM सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इट फोकस ऑन कस्टमर सर्विस एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये कंपनी जो है इस सब बात पे फोकस करता है। कस्टमर ऑटोमेशन का मतलब समझते हैं ना, ये हम आगे आपको बताएंगे अच्छे से इसी वीडियो में। कस्टमर ऑटोमेशन का मतलब ये है, मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब कि वहाँ पे कोई पर्सन नहीं होगा, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, उसमें सर्विस फिट होगा। जैसे कि आप ऐसा सुने हैं, जैसे सुने क्या है, देखे भी होइएगा कई बार आप, जैसे कि मतलब किसी भी साइट से अगर सामान परचेज करते हैं और हेल्प का ज़रूरत होता है, तो आपको वहाँ पर क्या बोला जाता है कि आप मैसेज में लिखिए, क्या वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको किस हेल्प का ज़रूरत है, तो आप क्लिक करते हैं तो वो हेल्प का आपको जवाब वहाँ मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या है, ऑटो फिक्स है, वहाँ पे कोई आदमी नहीं है। जैसे प्री रिकॉर्डेड वॉइस होता है, जैसे कि आप अभी सुनते हैं ना, फ़ोन करते थे क्या बोला जाता है कि 2 गज मतलब दूरी, मास्क है जरूरी, तो सब क्या है, प्री रिकॉर्डेड है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटो हो रहा है ये चीज़ें। समझ गया बात। चलिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। अब इनके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। जो मार्क बेनियोफ है, इनके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा। देखिए पहले क्या थे, तो ये एग्जीक्यूटिव थे, मतलब ये जॉब करते थे किस कंपनी में, तो ओरेकल कंपनी में जॉब करते थे। और बाद में क्या हुआ कि यही बाद में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किए, किस कंपनी का, तो
salesforce.com का, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में क्या है कि इस कंपनी के ये CEO भी हैं। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी बता रखे हैं, ज़्यादा डीप तो नहीं। जैसे कि जेफ बेजोस कौन है, तो ये फाउंडर और CEO है किस कंपनी के, तो अमेजन के। इलोन मस्क कौन है, तो आप खूब अच्छे से जानते होइएगा, फाउंडर एंड CEO है किसका, तो SpaceX के हैं। और लैरी पेज कौन है, तो को फाउंडर है गूगल का, और इसका जो मेन फाउंडर है कौन है, तो सेरिब्रेन है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ CRM व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ SFA, मतलब इसी का मतलब होता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। चलिए अब इसका मतलब हम पहले समझते हैं, इतना से काम नहीं चलेगा। समझिए मतलब क्या है, ये तो पीछे वाला ही आ गया। आगे देखिए यहाँ पे सेल्स फॉर ऑटोमेशन। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सेल्स फॉर ऑटोमेशन। और सेल्स फॉर ऑटोमेशन इज ए टेक्निक यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटेड बिजनेस टास्क। मतलब ये क्या करता है, जहाँ भी आप फिट कर दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटेड आपका बिजनेस टास्क होने लगेगा। ये चीज़ भी आप फिट कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पर्सन नहीं होता है। जैसे कि आप चैट बॉक्स समझते हैं ना, चैट बॉक्स, जैसे कि चैट बॉक्स यहाँ रहता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप सेलेक्ट कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम, इस पर सेलेक्ट करते हैं तो इसका सोल्यूशन आपको नीचे आ जाता है। तो ये सब क्या है, ऑटो हो रहा है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा है मैसेज भेजने के लिए, ये सब ऑटो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कस्टमर केयर में जैसे कि आप कॉलिंग करते हैं, पहले तो आपको शुरू में क्या बोला जाता है कि आप हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, आपको बैलेंस रिफंड लेना है तो 3 दबाएं। तो इस तरह से जो बोला जाता है चीज़ें क्या है, वो सब प्री रिकॉर्डेड एक वॉइस है, ऑटो हो रहा है। तो ये सब कहाँ आ जाएगा, ऑटोमेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड जितना भी वॉइस होता है किसके अंदर, ऑटोमेशन के अंदर आता है। तो इससे क्या होता है ऑटोमेशन की वजह से कि एक तो कंपनी का क्या होता है कि मतलब बिल्कुल उसका एक तो स्टेबल फॉर्म में वर्क होते रहता है, और दूसरी बात क्या है कि 24 घंटा सेवा अवेलेबल रहता है और कम कॉस्ट पे अवेलेबल रहता है। समझ रहे हैं कि आपको जिस समय में, मतलब अगर ऑनलाइन सर्विस है कोई, तो आपको किसी भी समय में मैसेज कीजिएगा तो जो ऑटोमेशन सर्विस है ना, वहाँ पे आपको उसी समय जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना इन चीज़ों को कैसे क्या होता है। तो दोस्तों ये था आपको टोटल 12 को 12 क्वेश्चन, ठीक है। और ये हम आपको इस तरह से समझाए हैं कि हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं है तो एक बार आप और देखिए लेक्चर, क्योंकि हम इतने ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिए हैं और हम आपको 12 के 12 क्वेश्चन एक ही जगह दिए। ऐसा नहीं कि दो चार क्वेश्चन यहाँ दे दिए, 2-4 क्वेश्चन कहीं और दे दिए, फिर आपको पता नहीं लगेगा कि हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। एक बार जब आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ के पढ़ रहे हैं ना, और जब अब ये टॉपिक डिस्कस होगा ना, तो आपको धाए धाए समझ में आ जाए, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन था, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन था। और हम आपको एक बात और बता दें, वो क्या कि हम जो क्वेश्चन सोच रहे हैं ऐसा कि CRM का जो सिलेबस है ना, हम आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी डीप में ना ले जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको इसमें PhD नहीं करना है। आप 12 नंबर यहाँ आना है ना, तो आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को कैसे ला सकते, ये हमको इसमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और उस क्वेश्चन के बेस पे, क्योंकि जो क्वेश्चन लेंगे इंपॉर्टेंट होगा, उस क्वेश्चन के बेस पे बाएं दाएं आगे पीछे सब कुछ को एक्सप्लेन कर लेंगे, ताकि हमारे पास ऐसे एक ऐसा डाटा मतलब इकट्ठा हो जाएगा कि हम उसको जब रिवीजन करेंगे ना, तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा। हम आपको 50 लेक्चर पढ़ा दे और अपना पूरा का पूरा यहाँ पे ज्ञान दे दे, अब आपको बाद में पता न चला कि हम कौन लेक्चर में क्या पढ़े थे, तो उसका क्या फायदा। आप पढ़िए इतना ही जो आपको परीक्षा में काम आए। इतना न पढ़ लीजिए कि पढ़ने के समय खूब मजा आ जाए और परीक्षा में जाते अच्छा ये फोर्स इन्फ्लेशन था, क्या था ये भाई, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है, तो वो मामला आपका गंभीर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो पढ़िए उसको इस ढंग से पढ़िए कि आपके एग्जाम में काम आए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो हम इस वीडियो के लिए हम आपसे ज़रूर बोलेंगे कि आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको इस तरह का वीडियो चाहिए पूरा का पूरा अच्छे से, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका PDF चाहिए तो वो भी बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी हम इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।